हाँ बच्चों, इसके पहले हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 बटे साइन a/2 तक देख चुके हैं। आगे देख रहे हैं बेटा, यहाँ तक कर लिए थे। आगे देखो, यदि प्रिज्म, उसी के आगे लिखना है, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, कल जहाँ लिखे थे उसी के आगे लिखना है। कल हम लोग यहाँ तक देखे थे, उसी के नीचे लिखना है यदि प्रिज्म बहुत छोटा हो या प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो या प्रिज्म बहुत पतला हो। पतला होने का मतलब समझ गए ना, प्रिज्म कोण छोटा हो जाएगा। ऐसे करके प्रिज्म ना हो तो प्रिज्म कोण छोटा होगा। प्रिज्म कोण छोटा है तो पतला माना जाएगा, और छोटा मतलब पतला हम लोग मानते हैं 5 या 5 अंश से कम। अरे बोल यार, यह सवाल पे लिखा हो कि एक पतला प्रिज्म है तो भी मान लेते हैं। अच्छा बता, अगर प्रिज्म कोण छोटा है तो जो यहाँ पर लिखा है साइन a/2, या जो यहाँ साइन थीटा लिखा है, तो क्या साइन थीटा को थीटा लिखते हैं? अगर कोण छोटे हो तो क्या साइन थीटा को, आकाश थीटा को, टाइन थीटा को? अरे पता है क्या, पहली बार बोल रहा है? आता है इसका मतलब। तब मैं लिख सकता हूँ कि n बराबर क्या लिख सकता हूँ, बता कितना लिख सकता हूँ? डेल m प्लस a/2 बटे a/2। अरे बोल यार, क्या ए से कट गया? कुछ तो कह रहे हैं कि सर जी हमारा तो पहले ही कट गया। पहले नहीं कटता, पहले साइन के साथ था यार। अरे अब ऐसे कट गया। बताइए कितना लिखा है? n बराबर डेल m प्लस a बटे, क्या मैं तिरे गुणा कर लूँ तो बोल? चल ठीक है, अगर तिरे गुणा करूँ तो ये आया आपका डेल m प्लस a बराबर n a। तो बता डेल m बराबर कितना? a ले लिया जाए कॉमन, कुल मिला के लिख ले n माइनस 1 इंटू ए, छापे। हाँ, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो विचलन कोण इतना होता है, विचलन कोण इतना होता है। तो विचलन कोण इतना होता है। जल्दी करो यार, प्रिज्म खत्म करा जाए। मानव नेत्र कोर्स से पिछले साल हट गया था, इस साल प्रकाशिकी की अंतर भी हट गया है। 30% में हटा गया है, 30% में इस साल पर हटा है। और मानव नेत्र पिछले साल ही हट गया क्योंकि वो कक्षा 10 में दे दिया। तो अगर इजाज़त हो तो दोनों छोड़ देंगे, मतलब मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। जिन्हें बहुत इच्छा हो, कुछ होंगे इच्छा वाले, देख लेंगे, अपना सवाल कर लेंगे। जो कोर्स वाले हैं, चूँकि कोर्स मुझे मेरा देना पहला प्राथमिकता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक कोर्स मिल जाएगा। जिनका फिजिक्स फर्स्ट छूटी हुई है, जहाँ से छूटी है, रोज़ मैं लिंक डालता हूँ, इसीलिए टेलीग्राम वाले ग्रुप में। आपका जहाँ छूटा है देख के कंप्लीट किया करो, ठीक है? देखने में कोई दिक्कत है क्या? टाइम बचेगा तो रिवीजन करा देंगे। टाइम इसीलिए बचा रहे हैं, 15 जनवरी तक अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो टाइम बचा ही तो है। रिवीजन करना चूँकि बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। और एक चैप्टर का टेस्ट है। वैसे आज संडे है, संडे के दिन टेस्ट होने हैं, आज बच गए। केवल कोर्स थोड़ी पीछे हो, फायदा उसका ले रहे हो और कुछ ना हो। लिख भाई, लिख गया? हाँ, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो। क्या डालोगे? आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ। हाँ, हेडिंग डालना है। वैसे गला बैठ गया मेरा, चिल्ला चिल्ला। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ।
चलिए ये बात समझे मेरी। अच्छा, हम लोगों ने इधर थोड़ी देखिएगा, इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। जो ग्राफ हुआ करता है स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से बना लिया जाता है। क्यों, उसका थोड़ी सी मैं रीजन दे रहा हूँ, तुम्हें वो रीजन लिखने की कोई ज़रूरत, क्योंकि ग्राफ इसमें डायरेक्ट रटा जाता है और क्वेश्चन आप करोगे सर ग्राफ भी रटे जाते हैं, उसको मैं रीजन दे रहा हूँ क्यों। या अगर आपसे तुमसे ग्राफ बन जाए तो बना लेना यार, मैं समीकरण दिए दे रहा हूँ। अच्छा बता, अगर मैं प्रकाश की किरण इधर से डाल दूँ, ये आपतित किरण है, ये नॉर्मल है, ये आपतन कोण है, बोलना भी है, सुहा सुहा बोला करो। इधर से गए, इधर से इधर निकल गई, बात सही। बताइए क्या है, R1 ये कितना है, R2 ये कितना है, I2 ये कितना है, I। ये रट गया होगा धीरे धीरे। हाँ, अगर मुझे किसके किसके बीच ग्राफ चाहिए, I1 और डेल्टा के बीच, डेल्टा ही तो बोलते हैं ना, I1 व डेल्टा के बीच ग्राफ। ये है अपनी हेडिंग पड़ी है। इसका मतलब मेरा जो समीकरण आना चाहिए y और डेल्टा के बीच, डेल्टा कहाँ पे बना है, दिख रहा है ना, आपतित किरणों और विचलन निर्गत किरण के बीच बना, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं बना सकता था। अरे बोल यार, अब पता है इसके लिए स्नेल का नियम थोड़ी मुझे बताएं। एक साइन I1 एक साइन बराबर यन, इसका अपवर्तनांक यन है, यन गुणे साइन R1, क्या बोल सही, साइन R1। अरे बोल, अरे बता इसके लिए यन गुणे साइन R2, सही लिख रहा हूँ, एक गुणे साइन I2। अरे बोल, अरे बता विचलन के लिए सूत्र, हाँ I1 प्लस माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस। अगर पता है इसमें I1 और डेल्टा के बीच तो ग्राफ चाहिए, I1 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, I2 नहीं चाहिए यार मुझे, क्या ना चाहिए। तो देख मैं डेल्टा बराबर क्या लिख दूँ, I1 तो उसी तरह छापूंगा चूँकि मुझे चाहिए यार, I और डेल्टा के, I1 और डेल्टा के बीच ही तो ग्राफ चाहिए, I2 नहीं चाहिए, तो फिर मैं वहाँ से I2 निकालूंगा। तो पता उधर से I2 बराबर कितना निकलता, वहाँ से I2 बराबर निकलता यन साइन R2 साइन इनवर्स। हाँ, कह तो सही रहा है मास्टर, सही है ना। हाँ, माइनस ए। अब ये ग्राफ आपका ठीक है, ये ए प्रिज्म कोण है बेटा, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई और डेल्टा के बीच ग्राफ चाहिए तो I1 में भी मुझे कोई दिक्कत, यहाँ डेल्टा है ठीक है, यहाँ I1 है तो ठीक है, यहाँ प्रिज्म कोण है तब भी ठीक है, लेकिन R2 नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ग्राफ मुझे किसके किसके बीच चाहिए, I1 और डेल्टा के बीच, उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू जुड़ सकती हैं, और R2 कांस्टेंट, R2 तो डिपेंड करना है I1 पर, I1 बदल दूँ तो I2 ऑटोमेटिक बदल जाता। अरे बोले यार, अब बता अगर यहाँ मुझे R2 रखना है तो मैं कहाँ से रखूँ, R2 कहीं है क्या, नहीं है। अच्छा क्या तुम्हें पता है A बराबर जो सूत्र होता है R1 प्लस R2 होता है, नहीं होता, तो बता R2 बराबर कितना है, A माइनस R1, और R1 बराबर कितना है, ये बड़ा समीकरण मिला, देख फील करा रहा हूँ तुझे, ये I1 उसी तरह, ये साइन इनवर्स यन साइन R2 की जगह मैंने रखा A माइनस R1, A माइनस R1 यहाँ से रख, तो कितना आया, 1/n, पहले तो ये आएगा साइन I1 और साइन इनवर्स अभी और है, ए भाई ऐसा लिख लो, साइन इनवर्स 1/n साइन I1, ये किसकी जगह रखा, R2, एक कोष्टक और ये वाला, फिर एक बड़ा कोष्टक ये वाला, अब फिर माइनस से, ये किसके किसके बीच वो संबंध है, जिनके बीच मुझे ग्राफ खींचना है। अब तो जो बताए इसका ग्राफ खींचना है, ऐसा मैंने कहाँ लिखवाया है,
अब एक कोण के लिए 0 से लेके 5 तक ही थोड़ी ग्राफ खींचना है। बोल यार, इसका ग्राफ खींचने से अच्छा कि हम ग्राफ रट लें, जैसा कि किताबों में और हर जगह पे रटवाया जाता है। जो कोई पूछे, अब मैं देख ग्राफ ऐसे बनाऊंगा सीधा, 1 मिनट, ये लिखूंगा मैं ये और ये लिखूंगा ये है आपका I1 यानी I, और ये आपका ये, और ग्राफ मैं खींच दूंगा ऐसे। बोल, अब फिर तुम पूछोगे ग्राफ आया कहाँ से, मैं कहूँगा यहाँ से, निकाल लो, बात बताओ आया। इसलिए आपको किताबों में ये लिखा नहीं मिलता, जब भी ये हेडिंग पड़ी होती है सीधे ग्राफ लिखा मिलता है। आप समझ में आया कि ग्राफ किताब में क्यों नहीं समझाया? अरे आया, हम भी नहीं समझेंगे, हम सीधे ग्राफ खींचेंगे। और अब बताएंगे क्या कि प्रैक्टिकल जब करें, प्रैक्टिकल है ये, कक्षा 12 का प्रैक्टिकल है। अगर स्कूल खुल गए, ईश्वर चाह तो ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा तुमसे, ये प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में आपको ग्राफ खींच के दिखाना है टीचर को, तो ये प्रैक्टिकल है तुम लोगों का। तो ये हम प्रैक्टिकल से ग्राफ खींचे हैं, ना कि समीकरण से। क्या तुम्हें बात समझ आई? तो लिखो बेटा कहानी, लिखो कहानी, लिखो बेटा। जब प्रिज्म के लिए जब प्रिज्म के लिए आपतन कोण व विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रायोगिक मान ज्ञात करके बनाया जाता है। प्रायोगिक मान ज्ञात करके खींचा जाता है या बनाया जाता है। खींचा जाता है, जो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, जो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। जो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। बेटा ये मिटा दे रहा हूँ, समझे? अगर मान लो तब भी आपको चाहिए, वैसे कहीं यूज नहीं है ना। एक सवाल इससे आएंगे, इतना ज़्यादा इनवर्स ये भी इनवर्स में, ये भी इनवर्स में, संभव है नहीं ये मान निकालना, समझ गए ना, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के। तो फिर ये सवाल इससे होते नहीं, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, जो निम्न है, हाँ? जो निम्न है वो है, उधर लिखना है, जो निम्न है। अब खींचना है ये, देख ग्राफ खींचते समय थोड़ी ध्यान देना। इधर पहली बात तो ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला कुछ ऐसे होता है, देख इधर थोड़ी सी गौर कर लेना। पैराबोला ये है कटोरे की साइज का, ये कटोरे की साइज नहीं है। गौर देखो, ये सही का चिन्ह बना है, दिख रहा है। इधर ये वाली लेंथ इधर ज़्यादा है और ये वाली लेंथ इधर कम है। क्या है, तुम्हें लेंथ दिख रही है? अगर मैं x1 इसको मान लूँ और इसको x2 मान लूँ, इसको x1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ, तो x2 आपका ग्रेटर देन है और x1 आपका लेस देन है। पहली बात तो ये परवलयाकार नहीं है। अच्छा बता, यहाँ के मान के लिए क्या ये विचलन मिनिमम है? अरे बोल, यहाँ मिनिमम विचलन ये कम से कम ये, इसके बाद फिर बढ़ा है, पहले भी बढ़ा था। इसको क्या करते हैं? अल्पतम विचलन। बता अल्पतम विचलन की क्या कंडीशन है? I1 I2 के बाकी जगह पर आप देखो, मान लो मैं यहाँ चाहता, यहाँ, अच्छा यहाँ पर आप बताइए मुझे मालिक लोगों, I के कितने मान संभव? एक विचलन के लिए I के कितने मान संभव? 2। भाई ग्राफ यहाँ पर भी कट रहा है और यहाँ पर भी ग्राफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसका मतलब एक आपका I1 है और दूसरा, एक आपका I1 है, दूसरा
अगर मैं नीचे आऊँ तो एक I1 है, दूसरा मैं ऐसे ऐसे नीचे आते आते इस पॉइंट पर आ जाऊँ तो I1 और I2 ऐसे ऐसे आते आते क्या एक ही पॉइंट पर, क्या I1 I2 आपस में, वही तो लिखवाया। ग्राफ बताता है कि I1 I2 एक दूसरे के लिए यहाँ पर बराबर है, तो इस कंडीशन पे अधिकतम विचलन होता है। ठीक है, ग्राफ खींचो पे उसकी शर्त लिखो नीचे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ग्राफ पढ़ते समय ध्यान देंगे हम लोग बेटा, ऐसे करके खींचना है, ऐसे। हाँ, पायरा बोला नहीं है, कटोरा आकृति ना दे देना। पहला नंबर यह मतलब पैरा बोला मतलब परवलयाकार, यह परवलयाकार नहीं है, यह परवलयाकार नहीं है। वह ग्राफ अनंत तक नहीं है। ग्राफ अनंत तक नहीं है, जितना ग्राफ दिखा इतने में ख़त्म भी हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग जब ग्राफ खींचा करते हैं कुछ ऐसे, देखिए मेरी बात समझ लो, अगर मैं ऐसे करके खींच दूँ, ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये ग्राफ अनंत तक आया ऐसे, ये है परवलयाकार। लेकिन ये ग्राफ यहाँ से चालू हुआ, यहाँ ख़त्म भी हो गया, अनंत तक ग्राफ नहीं, जितना दिख रहा है केवल उतना ही है। बात समझ रहे हैं? पॉइंट लिख लिए जाए जिससे निष्कर्ष निकल रहा था। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर, यदि I1 बराबर I2, यदि I1 बराबर I2, यदि I1 बराबर I2 तो लेम्डा मिनिमम होगा। ये सब ग्राफ बता रहा, सॉरी, डेल्टा मिनिमम होगा, मतलब विचलन कोण क्या होता, न्यूनतम होगा। अरे नहीं बात समझ पा रहे हो क्या? तीसरा नंबर, यदि I बराबर 90 अंश, यदि I बराबर 90 अंश, यदि I बराबर 90 अंश तो डेल्टा मैक्सिमम होगा। ये सब ग्राफ बता रहा है। यह ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता, सिमेट्रिक क्या कहते हैं उसको, सिमेट्रिक नहीं होता, अर्थात x1 डज नॉट इक्वल x2, x1 डज नॉट इक्वल x2। x1 x2 चित्र में दिख रहे होंगे। हाँ, बहुत अच्छे। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक सवाल, एक एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल बताएंगे, एक होमवर्क दे देंगे यार। सवाल थोड़ी कम करवाएं क्योंकि बाद में तुम्हें सवाल पूछना ही है। क्या मतलब पहले से करवाना? ये कोण मैं ये नॉर्मल है, प्रकाश किरण मैं ऐसे डाल दूँ, यहाँ से प्रकाश किरण डाला गया, तुम्हें बात समझ में आ रही? हाँ, इसका अपवर्तनांक √2, प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे गई और फिर कहीं निकल गई यार, ऐसे निकल गई ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि विचलन कितना है, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? यदि आपतन कोण 90 अंश, आपतन कोण किससे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर वो 90 अंश है तो विचलन मैक्सिमम होता है। यदि I1 I2 के बराबर हो तो मिनिमम होता है। लगा के सवाल दिखाएं, वही स्नेल का नियम लगाना, 2 बार 1 खत्म हो जाए। आया? कितना आया?
चलिए ठीक, मैं लगाऊं। हाँ इधर, क्या तुम्हें पृष्ठ दिखा? इधर इधर बताओ मैं कितना लिखूं? 1 गुणे sin 90, देखते जाना। 1 गुणे sin 90, स्नेल का नियम, प्योर स्नेल का नियम। इधर का अपवर्तनांक, इधर का कोण, इधर का अपवर्तनांक, इधर का कोण। अरे बोल, इधर का अपवर्तनांक कितना? √2। इधर का कोण कितना? sin R1। अरे यार इधर R1 सूत्र बनता है, तो बता मैं इधर पे कितना sin 90 का मान? 1। 1 गुणे 1 बराबर 2। कुछ लोगों को होगा। अरे 1 गुणे 1 बराबर 1, और ये बटे में √2 ले आऊँ तो क्या 1 बटे √2, तो क्या R1 बराबर 45 अंश। अरे आया नहीं आया? या प्रिज्म कोण तो दिए नहीं, प्रिज्म कोण तो लिख लो। बिना प्रिज्म कोण के सवाल कैसे हो सकता है? 75 अंश दिया था। कितना दिया? 75। अब इधर बताओ, थोड़ी कॉमन सेंस, यानी इधर आया 45 अंश, इधर आया 45। अब आप सोचो कि अगर ये 45 है तो ये कोण कितना है? 45, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर ये 45 है मालिक लोगों, तो ये कितना? 75 45 कितना? आ जा 120, तो ये हो जाएगा 60। तो बता, अगर यहाँ से मैं नॉर्मल खींच दूँ तो नॉर्मल तो 90 अंश के कोण पर खींचा जाता, 60 ऊपर है तो इधर कितना? 30। इसका मतलब R2 कितना? 30। R2 कितना? अगर ये 30, तो पता है ये कितना? ये होता है I2। तो क्या फिर से स्नेल का नियम लगा दे? बताए इस वाले फिर से अपवर्तन क्रिया हुई है, तो बताए इसके लिए स्नेल का नियम बताओ बेटा, क्या लिखें? √2 गुणे sin 30, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण बराबर, इधर का अपवर्तनांक 1 और इधर का कोण I2। बताए एक ढंग से देख कितना लिखा? 2 बटे √2, √2 से 2 कटा, 1 बटे √2, कुल मिला के I2 45, सॉरी I2 45। नहीं आ रही? ये बता दूँ मैं, I2 इससे इसको काट दें, √2 2 जा 2 है, 1 बटे √2, समझ गया? फिलहाल मैं ऐसे सोचा करता हूँ कि यही पर √2 लिखा है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 बार √2 गुणे √2 बराबर 2। 8 निपटा लूँ, 8 बचा लो, ऐसा बराबर sin I2। अब देख 1 बटे √2 45 अंश का मान होता है। अब लिख दो, ठीक है, I2 बराबर 45। अब बता विचलन कितना? मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम विचलन बराबर, सूत्र बताएं विचलन का सूत्र, I1 प्लस I2 माइनस A। या अगर आपको ऐसा ना है, वो वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रहता है, वो भी है। मान लो उसी से लगाया यार, ये सूत्र क्या होता है? सूत्र बताना मतलब एक डाउट पैदा करना। देख इधर ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते जाते भाई साहब ये यहाँ से यहाँ मुड़ा है, और कितना मुड़ा है? 45। क्लॉक एंटी क्लॉक, मतलब पहला विचलन हुआ है 45, और ऐसे मुड़ा, ऐसे क्लॉकवाइज। क्यों लड़कियों? तुम लोग आज कहे थे सवाल दिखाने की, कल्पना, वो तो कल कहे थे ना। अच्छा ठीक, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही, अरे ऐसे जाती, लेकिन ऐसे गई है तो विचलन इतना हुआ है। अच्छा बता, कैसे समझ गया यार इतना जल्दी? ये कितना है? ये 45 है। अच्छा पूरा 45 है, पूरा है 45, और ऊपर है 30। हाँ, सीधा विमुख कोण, तो नीचे कितना? 15 क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जुड़ना चाहिए। कितना आया? 60 क्लॉक। खत्म। होमवर्क
होमवर्क 9.6 एनसीईआरटी 9.6 और 9.22 प्रिज्म से और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें जो समस्या आएगी तुम लोगों को वो थोड़ी लिख लें। 9.6 में तुम्हें साइन 50 अंश का मान एक जगह रखने को मिलेगा, तो वो 50 अंश का मान अभी से लिख लो, लेकिन सवाल लगा के जरूर आएंगे। और एक जगह साइन इनवर्स करके कुछ ऐसे आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.576, तो आप समझेंगे 35 अंश का मान है। किस पे लिखना है? इसमें। और 9.22 में जो आएगा ये फिलहाल परीक्षा में दिया रहता है, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी की कुछ किताबों में दिया, कुछ में नहीं दिया। नहीं दिया तो मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है। अब 35 अंश का मान थोड़ी किसी को पता है। यह तो फिर आप लोग क्या करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल करो, यह तो फिर एक त्रिकोणमिति सारणी थी उससे हल करो। हाँ, अगला 22 में आपको मिलेगा साइन इनवर्स, थोड़ी समस्याएं मिलेंगी। 0.4962 बराबर 29 अंश 45 मिनट। और एक मिलेगा साइन 19 का मान 0.3256। और क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, हाँ। अगली हेडिंग वर्ण विक्षेपण। ये 2 क्वेश्चन करके लाएंगे, एनसीईआरटी के हैं। आते ही कल पहले मैं इनको बताऊंगा। हेडिंग डाले हो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। आज संडे है, जाने की बात ना करो है? हाँ, लिख वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स, विक्षेपण मीन्स टूट जाना। अरे बोले यार, लिख लो फिर। जब श्वेत प्रकाश की किरण को वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो विभिन्न रंगों की 7 किरणों में टूट जाती है। इस घटना को जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है बेटा, मैं मार भी सकता हूँ तुम्हें। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो विभिन्न रंगों की 7 किरणों में टूट जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बात लिखनी है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चित्र बनाइए। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? विग्योर। बोलो क्या होता? VIB। ये क्या लिखवा रहे हो उर्दू में? VIB GYOR मतलब हिंदी में भी लिखा है। छापे 2 मिनट है। सबसे अधिक विचलन किसका? सबसे कम दिख रहा है, ये विचलन है। और थोड़ी ऐसा चित्र बनाए मतलब लगे कि नहीं चित्र ही है।
और बता फिर से, प्रकाश की किरणें इस तरह क्यों टूट गईं? क्योंकि ऐसा होता है। रीजन क्योंकि पदार्थिक माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की किरणों की चाल भिन्न भिन्न होती, निर्वात अथवा वायु पर चाल सबकी सेम होती। निर्वात पर सब, जैसे मान लो मैं बैगनी रंग की किरण छोड़ूं, लाल की छोड़ूं, दोनों सेम चाल से चलेंगी। कब? निर्वात में। लेकिन अगर ये पदार्थ प्रिज्म में किसी पदार्थ का बना है, ये पदार्थ है बेटा, किसी पदार्थ का प्रिज्म बना है, जब उसके अंदर प्रकाश की किरणें जाएंगी भिन्न भिन्न रंगों की, तो उन सभी की चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक चाल किसकी होती है? लाल की। और सबसे कम चाल किसकी होती है? हाँ, इसी कारण ये विचलित हो जाते हैं। रीजन भी लिखे, मैं बोलूं? इतना बन गया बेटा। रीजन लिखें। निर्वात अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल से चलती हैं। निर्वात अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल से चलती हैं। एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन पदार्थिक माध्यम में बैंगनी रंग की चाल सबसे कम, व लाल रंग की चाल सबसे अधिक। लाल रंग की चाल सबसे अधिक, अर्थात इनकी चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। जो वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं उत्पन्न करते हैं। हाँ, हेडिंग डाली कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण देखिए इधर थोड़ी बेटा गौर करें, सुनो गौर से। देख इधर, हाँ ये श्वेत प्रकाश है। हाँ, अरे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, थोड़ी बेइज्जती जरूरी बीच बीच। श्वेत प्रकाश की किरण इधर से डालूं, बताओ वर्ण विक्षेपण दिखेगा नहीं दिखेगा? कांच का एक गुटका है, कांच का एक श्वेत प्रकाश की किरण डाला, बता इधर 7 रंग में दिखाई देगी ही नहीं दिखाई? वर्ण विक्षेपण होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन दिखाई
नहीं आया। अच्छा सोच, इधर से मैं श्वेत प्रकाश किरण डालूँ तो क्या 7 रंगों की किरणें डाला? क्योंकि 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते हैं। बोल सही, श्वेत रंग बनाते हैं। अच्छा बता, सबसे पहले कौन निकलता? लाल, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। और लास्ट में कौन निकलता? तो सबसे पहले इसमें कौन पड़ा? फिर ऐसे 7 पड़े, लेकिन फिर सब एक ही जगह पड़ गए तो श्वेत दिखा रहा नहीं आया। नहीं, मेरी बात नहीं समझ पाए। अगर वो जब मैंने इधर से डाला था तुरंत देखता बिना अंतराल के, तो पहले तुझे लाल दिखाई देती, फिर दूसरी आती दिखाई देती, फिर तीसरी आती दिखाई देती, लास्ट में बैगनी दिखाई देती। लेकिन सब के सब एक ही पॉइंट पर आती तो भी 7 की 7 रंग एक जगह मिली, मतलब श्वेत दिखाई देती। लेकिन हमें दिखाई श्वेत दे रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। नहीं बात समझ। यहाँ चूंकि थीटा कोण पर मुड़ा है, तो लाल कहीं दूसरी जगह निकला और बैगनी कहीं दूसरी जगह निकला, तो अलग अलग निकल गए, तो 7 के 7 कलर अलग अलग दिखने लगे। अरे आया, ये किसी कोण पर मुड़ा नहीं है, 0 अंश पर है। अरे दोनों तल 0 अंश पर है, समांतर है। इसका मतलब किरणों को किसी अंश पर मोड़ेंगे नहीं मोड़ेंगे तो एक ही जगह पर पड़ जाएगा। तो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, लेकिन दिखाई आगे मैं अभी और करवाऊंगा, प्रिज्म जोड़ूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा 2 प्रिज्म इस प्रकार जोड़िए कि वर्ण विक्षेपण हो लेकिन दिखाई आगे संयोजन है प्रिज्मों का। अब देख बिलाल, इधर आई, हेडिंग कौन सी पड़ी? कोणीय वर्ण विक्षेपण। बच्चे आलस खाने लगे। मैं सुबह 5:50 से चिल्ला रहा हूँ, मुझे कोई आलस नहीं। आदत डालो, ISPCS का एग्जाम देना है, 6 घंटे बैठ के पढ़ना है। ये कौन सी? बैगनी, पीछे बढ़ाओ। ये कौन सी? पीछे बढ़ाओ। ज़्यादा बढ़ गए। हाँ ऐसे कर ले। अरे कहीं ना कहीं काटते, अगर इधर फैल रहे हैं तो उधर सिकुड़ेंगे यार। काटते तो जो भी कोण बन जाए वो क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। बता, आप डिफिनीशन बता, सोनी बताएगा। हाँ सोनी, क्या बात है, तू बता। हर्षित GTND, छोटे लाल, रोहित, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? कम से कम गेस तो करा। देख इधर, जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है उसके बाद की बात है। पहले तो ये क्रिया कराओ, पहले 7 रंग तो लाओ। तो हम लिखेंगे जब वर्ण विक्षेपण की, तो किन्हीं 2 रंगों की प्रकाश की किरणों के बीच बने कोण को कोण बनाओ, चाहे उधर बने चाहे इधर बने। फिलहाल बनना है आभासी तरीके से, भाई इधर तो बनेंगे नहीं। अब हमें कोण ढूंढना है तो हम पीछे ले जाएंगे। अरे बोल, जब वर्ण विक्षेपण की तो किन्हीं 2, मतलब मैं जरूरी नहीं कि बैगनी और लाल हो, कोई 2 ले लो। फिलहाल मैं बैगनी और लाल ही लिया हूँ। तो किन्हीं 2 रंगों की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हुआ? जब वर्ण विक्षेपण की, तो किन्हीं 2 रंगों की किरणों के बीच बने कोण को, अरे बोल यार, लिख दो, खुद से लिखो। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, चित्र बनेगा ऐसे। और अच्छे बच्चे कैसे जो चित्र बनाए ऐसे बनाओ। उसी में थोड़ी ये चित्र और जोड़ लेना, उसी वाले में बना लेना, ये अलग से बनाओ, मेरा क्या जाता है। हाँ जैसे टाइम हो जाएगा मैं छोड़ दूँ, परेशान ना होना तुम। मात्र ये जैसे डिफिनेशन लिखोगे, एकदम शुद्ध लिखोगे, मैं छोड़ दूँगा, परेशान ना हो। वैसे मेरे गला बैठ गया आज, कुछ तो सोच रहे हैं आओ बैठ जाए। अपनी बुंदेलखंडी जमेगी अब धीरे धीरे यूट्यूब में, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है यार, भूल जाता है मुझे बीच में।
ये हमारी मातृभाषा, कोई कष्ट नहीं बोलने में, तो यार। अच्छा बेटा, इसका कोण थीटा बराबर मुझे निकाल के बताओ कितना है यार। चित्र से सब स्पष्ट है, गौर से देख लो, चित्र से सब स्पष्ट है, सब। बता थीटा बराबर कितना लिख दूँ? हाँ, डेल वी माइनस डेल आर। लिखो सूत्र, लिखो सूत्र। अच्छा पहले डिफिनीशन मिला लो, कुछ लोग अभी बैठे होंगे मेरी आवाज़ दोबारा सुनने के लिए। क्या लिखे? जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के बीच, दो रंगों की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत सही लिखा बेटा। थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। चित्र से, ये कहाँ से है? चित्र से। गौर से देखो, पूरा कोण डेल वी था, ऊपर वाला कोण डेल आर था, दोनों घटा दो तो बीच का कोण बचता, तो थीटा बराबर इतना। क्या तुम लोगों को पता है, चूंकि डेल यम बराबर, हाँ अभी आज करवाए, आज की पहला निगमन था, बोलो तुरंत, यन माइनस वन इंटू ए था। अच्छा बता, तब इससे बैगनी के लिए बताओ क्या लिख? बैगनी के लिए डेल आर कितना लिखे? बैगनी के लिए क्या लिखे? सॉरी, डेल वी बराबर एन वी माइनस वन इंटू ए भी तो ना लिख दूँ? बैगनी और लाल के लिए प्रिज्म कोण अलग अलग थोड़ी होगा बेटा। अरे चाहे बैगनी डाल चाहे लाल डाल, प्रिज्म कोण तो दोनों के लिए है। अभी थोड़ी कि लाल डालेगा प्रिज्म सिकुड़ जाएगा, बैगनी फैल जाएगा। पदार्थ मान लो कांच का बना है तो ऐसा कैसे होगा? कॉमन सेंस थोड़ी लगाओ। अब बता लाल के लिए कितना लिख सकते हैं? डेल आर बराबर एन आर माइनस वन इंटू ए, भाग कर मतलब उठा के ऊपर रख दे तो थीटा बराबर कितना होता? तब थीटा बराबर लिखा जा सकता था डेल वी यानी एन वी माइनस वन इंटू ए और माइनस का एन आर माइनस वन इंटू ए का अंदर गुणा कर दीजिए, थीटा का मान निकाल लीजिए। ये हो जाएगा एन वी ए माइनस एन आर इंटू ए माई प्लस ए प्लस माइनस कट गया और थीटा बराबर लिख सकते हो एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अर्थात यार ए बचा है क्या? हाँ, ए कट गया, ए कॉमन वाला ए बचा है। थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। मात्रक कोई बताए? मात्रक अंश, रेडियन, सेकेंड, मिनट, ये सब क्या है? बीमा है। हाँ, आज की कहानी यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बच्चों कोचिंग छोड़ो।